हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जहांगीर सिंह है। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने मेरी इस टॉपिक से संबंधित पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। आज का हमारा टॉपिक है काव्य शास्त्र, खंड ख, काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र का अर्थ है, काव्य का अर्थ कविता, शास्त्र का अर्थ है उससे संबंधित। तो शुरू करते हैं हम। काव्य के स्वरूप, प्रश्न आपको आ सकता है, यह प्रश्न बना हुआ पहले। काव्य के स्वरूप, वेद, तत्व, परयोजन, महाकाव्य के लक्षण के बारे में। तो सबसे पहले हम करेंगे कि काव्य का स्वरूप कैसा है। काव्य साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग रहा है। भारतीय आचार्यों ने अत्यंत सूक्ष्म विवेचन किया है। तो काव्य के स्वरूप का हमें पता चल चुका है कि काव्य साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, प्रमुख अंग है। और भारतीय आचार्य ने अत्यंत इन्हें सूक्ष्म इनकी व्याख्या की है, विवेचन किया है। तो भारतीय आचार्यों के मत क्या हैं काव्य के स्वरूप के बारे में, उन्हें पढ़ते हैं। आचार्य विश्वनाथ, इनके अनुसार देखते हैं। साहित्य दर्पण में साहित्य का लक्षण स्पष्ट करते हुए लिखा है, वाक्यं रसात्मक काव्यम। ये संस्कृत का शब्द है बेटा। वाक्यं रसात्मक काव्यम अर्थात रसात्मक या हृदयपूर्ण आनंद देने वाले वाक्य को काव्य कहते हैं। विश्वनाथ जी का मानना है कि जो कविता हृदय को रस दे, आनंद दे, उन्हें ही हम काव्य कहेंगे, उस वाक्य को ही हम काव्य कहेंगे। आगे दूसरे कवि हैं हमारे भारतीय आचार्य पंडित राज जगन्नाथ। ये बहुत बड़े समीक्षक हैं। तो यह परिभाषा देते हुए कहते हैं, उन्होंने कहा है, रमणीय अर्थ प्रतिपादक, रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें रमणीय अर्थ हो, मन को मोहने वाले अर्थ हो, तो उन शब्द को हम काव्य कहेंगे। यह परिभाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। दूसरे हैं पाश्चात्य विद्वानों के मत। पाश्चात्य होते हैं फॉरेन के विद्वान। भारतीय तो हमारे भारत देश के आचार्य होगी हिंदी के। पाश्चात्य होते हैं दूसरे देशों के विद्वान। पहले हैं अरस्तु। इनके अनुसार पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज अर्थात काव्य कला भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। अनुकरण होता है नकल करना। इनका मानना है कि काव्य कला भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, वातावरण की नकल है, कॉपी है। काव्य क्या है? वातावरण की, प्रकृति की कॉपी है। दूसरे हैं हमारे डॉक्टर जॉनसन। उनका मानना है, पोइट्री इज द आर्ट ऑफ यूनिटिंग प्लीजर विद ट्रुथ वाई कॉलिंग इमेजिनेशन टू हेल्प टू रीजन अर्थात कविता वह कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक द्वारा सत्य और आनंद का संयोजन करती है। इन्होंने कविता को एक कला माना है, काव्य को एक कला माना है। इनका कहना है
कि इसमें सत्य और आनंद का संयोजन होता है, संयोग होता है, सच भी होता है और आनंद भी मिलता है। तीसरे हैं हमारे हिंदी विद्वान। इसमें सबसे प्रमुख हैं, आपने बार बार नाम पढ़ा है इनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यह कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्ति अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्ति अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी कविता की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहा जाता है। तो इनका मानना यह है कि जो वाणी शब्द विधान करती आई है, हृदय के भावों को प्रकट करती आई है, उसे ही कविता माना है। और यह आत्मा की मुक्त अवस्था होती है, ज्ञान दशा होती है। जयशंकर प्रसाद जी का क्या कहना है, देखते हैं। काव्य के आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। इनका मानना है कि यह संकल्प की ही अनुभूति है। यही ज्ञान दशा कहलाती है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक क्षयमयी प्रय रचनात्मक ज्ञान धारा है। तो इनका कहने का अर्थ है कि जो काव्य है वह आत्मा का संकल्प है, उसी की ही अनुभूति है, उसी का ही विश्लेषण है, उसी का ही विकल्प है। आगे हैं कविता के तत्व। अभी हम तत्वों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसका सर्वप्रथम उल्लेख विरचेस्टर ने दिया था, जो इस प्रकार है। 4 तत्व इनके प्रमुख माने हैं इन्होंने। भाव तत्व, भाव हमारी भावना। कल्पना तत्व, जो हम कल्पित करते हैं, दिमाग में सोचते हैं, इमेजिनेशन। तीसरा बुद्धि। चौथा शैली तत्व। आगे हैं काव्य के भेद। कितने प्रकार का है काव्य? हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों काव्य का अर्थ केवल कविता ही मानते हैं। इनके भेद निम्नलिखित हैं। अर्थ की दृष्टि से कविता के भेद। दूसरा है शैली के आधार पर कविता के भेद। 2 प्रकार के माने हैं, अर्थ की दृष्टि से और शैली की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से कविता के भेद, जहाँ काव्य के भेद उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, तीसरा है अद्यम, जहाँ अवर काव्य है। ये 3 भेद माने गए हैं। सबसे प्रमुख पढ़ते हैं पहला, उत्तम काव्य। जिस काव्य में शब्दों का सामूहिक अभिधेय जहाँ वाचार्थ गौण रहता है, जो वाचने का अर्थ होता है वह गौण अर्थात सैकड़ रहता है, दूसरा रहता है। और व्यंजक का जहाँ ध्वन्य अर्थ की प्रमुखता रहती है, जिसमें व्यंजक जहाँ ध्वनि का अर्थ प्रमुख हो, उसे उत्तम काव्य कहा जाता है। जैसा आप भी ये भी कह सकते हैं कि जिसमें ध्वन्य अर्थ प्रमुख हो, उसे उत्तम काव्य माना गया है, जहाँ कहा जाता है। दूसरा है मध्यम काव्य, जहाँ तो वाचार्थ में ही कुछ अधिक चमत्कार हो जाए, यहाँ तो वाचार्थ में ही कुछ अधिक चमत्कार हो जाए, जहाँ वाचार्थ और व्यंग्य अर्थ दोनों समान रूप से प्रभावी हों, ऐसे काव्य को मध्यम काव्य कहते हैं। तो ऐसे काव्य को मध्यम काव्य कहा जाता है, जहाँ वाचार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों समान हो जाएं, एक जैसे हो जाएं। तीसरा है अद्यम, जहाँ अवर काव्य है। जिस काव्य में केवल शब्द चमत्कार पर ही दृष्टि रहती है। अद्यम का अर्थ जिसमें शब्द चमत्कार पर ही दृष्टि रहती है। व्यंग्य अर्थ का उसमें पूर्णतः अभाव होता है, अर्थात व्यंग्य अर्थ नहीं होता।
उसे अद्यम या अवर काव्य कहते हैं। आगे है शैली के आधार पर प्रबंध काव्य की दृष्टि से कविता के भेद। दो प्रकार के काव्य माने गए हैं शैली के आधार पर। पहले हमने पढ़े थे अर्थ के आधार पर। पहला है प्रबंध काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य जिस काव्य में कोई कथा वस्तु रहती है और उसकी धारा आदि से अंत तक अविच्छिन्न चलती रहती है। आदि होता है शुरू से, स्टार्टिंग से, आदि से अंत तक जो कथा वस्तु अविच्छिन्न चलती है, लगातार चलती है, उसे प्रबंध काव्य कहा जाता है। दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के ठीक विपरीत मुक्तक काव्य होता है। इसका प्रत्येक छंद या अंश मुक्त अर्थात स्वतंत्र रहता है। इसका कुछ प्रत्येक छंद हो, प्रत्येक अर्थ कोई भी छंद, हरेक छंद, हरेक अंश मुक्त होता है, स्वतंत्र रहता है, अपने पूर्व पर प्रसंगों से आबद्ध नहीं होता। इसका प्रत्येक अंश स्वतंत्र रूप से किसी भाव तथा रस या तथ्य की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होता है। हम उसे ही मुक्त काव्य कहते हैं। आगे है महाकाव्य के बारे में कि महाकाव्य किसे कहा जाता है और खंड काव्य किसे कहा जाता है। महाकाव्य के प्रबंध काव्य के ही यह भेद है। महाकाव्य प्रबंध काव्य का ही भेद है महाकाव्य। तो भारतीय विद्वानों के मत अनुसार संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुसार महाकाव्य की कथा सर्गबद्ध हो और उनमें कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। सर्ग बेटा जैसे कि भाग होते हैं, भाग 1 2, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा, जैसे हमारा लेसन होता है, पहला लेसन, दूसरा लेसन, पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, इस प्रकार सर्ग को कहा जाता है। सर्ग होता है भाग। तो इनका कहना है कि महाकाव्य की कथा सर्गबद्ध हो अर्थात सर्गों में हो, भागों में हो, और कम से कम 8 सर्ग तो होने ही चाहिए, 8 भाग तो होने ही चाहिए। कथा का प्रसिद्ध होना आवश्यक है। प्रमुख कथा के साथ साथ उसमें जुड़ी प्रासंगिक कथाएं भी हो, जैसे कि रामायण सर्गबद्ध है। महाकाव्य का नायक कोई देवता या राजा या उच्च गुणों वाला होना चाहिए। महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में किसी एक फल की सिद्धि होना आवश्यक होता है। तीसरा पॉइंट है महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत, ये तीनों रसों का होना भी अनिवार्य माना गया है। आगे है बेटा खंड काव्य के बारे में, बिल्कुल छोटा सा, बस इतना ही हम करने वाले हैं, प्रयोजन कल करेंगे। खंड काव्य महाकाव्य जैसा ही होता है, परंतु इनका कथानक इतना विस्तृत नहीं रहता जितना महाकाव्य का है। महाकाव्य तो बहुत बड़ा हो गया, जैसे कि रामायण, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ये हैं हमारे महाकाव्य की उदाहरण। इसकी रचना किसी के जीवन के एक अंश को लेकर ही की जाती है। वह अंश संपूर्ण होता है। जीवन के एक भाग को इसमें लिया जाता है और वह भाग संपूर्ण होता है। खंड काव्य में सर्ग की संख्या 8 से कम ही होनी चाहिए, जहाँ 1 2 3 4 जितनी भी संख्या इसकी हो सकती है, लेकिन 8 नहीं होगी, 8 से कम होगी। यह निशानी है खंड काव्य की। तो आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे काव्य का प्रयोजन के बारे में। कविता का क्या प्रयोजन है? प्रयोजन होता है काम, क्या काम है, किस लिए कविता रची जाती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो संयम रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार।